वेल, ऑसिलेशन इस टॉपिक से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब तक के लेक्चर्स में मैंने आपको एनर्जी इन ऑसिलेशन यहाँ तक का डिस्कशन करवा दिया, यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, वो भी पर्टिकुलरली एनर्जी के कैलकुलेशन पर बेस करने वाले न्यूमेरिकल्स पर आज हम लोग बात करेंगे। तो पूरे मॉड्यूल में हमारे पास ऐसे एनर्जी के सेक्शन में जो मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे रखे हैं वो टोटल है 28, जिसमें का एक क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। तो रिमेनिंग पूरे 27 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज हमें सॉर्ट आउट। तो थोड़ा सा मैं स्पीडीली आगे बढ़ूंगा। जहाँ कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर मैं आप पे चीज़ों छोड़ दूंगा, और जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहीं पर मैं अपनी बात को ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। एंड आई विल बी मूविंग इन अ सीक्वेंस सीक्वेंस में चलूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है, तो लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2। आप अपने सामने मॉड्यूल भी रखें सो दैट आपको रेफर करने में थोड़ी सी आसानी हो। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ज्यादातर इसमें से जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जामिनेशंस के ही क्वेश्चंस को लिया है, और कुछ एक बोर्ड के पेपर से भी क्वेश्चंस को लिया गया है, और टेक्स्ट बुक से भी कुछ एक क्वेश्चंस को मैंने चॉइस किया है। वेल, यहाँ बताया जा रहा है कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम जिसका एम्पलीट्यूड ए है। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट वंस अगेन इफ इट इज सजेस्टेड दैट कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होनी है एज पर क्वेश्चन। ठीक है, इक्वल करना ही है हमको। तो पी का फॉर्मूला बेटा मैं लगाता हूं, तो ये क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के ई का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हाफ के फैक्टर दोनों साइड से कट जाता है। अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमको मिलता है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमको मिलता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू। तो ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बात हो चुकी थी कि इतना डिस्प्लेसमेंट होने पर के ई और पी जो है ये इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है? यस सर। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें। बॉयज में भी, बॉयज क्लियर रही? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? यस सर। वेल, अब फर्दर पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो वो डिस्प्लेसमेंट ये बताएं जहां पे उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम की आधी हो जाती है। मतलब इक्वेशन को हमें ऐसे लिखना चाहिए, v इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई टू। और ये सब मैं एज पर क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। अब स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला है वो कहता है ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी मैक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है ए ओमेगा डिवाइडेड बाई टू। तो सबसे पहले यहाँ से हम ओमेगा फैक्टर हटा देते हैं, उसके बाद इसको स्क्वायर करते हैं। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑन द अदर साइड दिस विल बिकम ए स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, सॉल्यूशन अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी, थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में थ्री ए बाई टू। Is it okay with this calculation? Yes. यस सर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें बेटा। तो ये इस तरीके से दोनों चीजें पूछी गई थी। ये मोर प्रोबेबली ये या तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होना चाहिए अपनी, या बोर्ड के किसी प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिशियली जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो टेक्स्ट बुक में होंगे या बोर्ड के किसी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए पेपर्स में से होंगे। बाद में जब एमसीक्यू शुरू होंगे तो वो मे बी पीवाईक्यूज में से कहीं से मैंने चॉइस किया है। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ ए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टी इज के व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हमें निकालना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशो निकालना, के ई बाई टी।
और वो भी कब निकालना है हमको? एट डिस्प्लेसमेंट इज A इक्वल by 2. टू a/2। वेरी गुड। ठीक। अब इसे एक प्रॉपर अप्रोच में काम करें आप। के का फॉर्मूला क्या है हमारा? हाफ के A square minus X square. माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के ए स्क्वायर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें ये फ्रैक्शन निकालना है ना, तो मैं इसे एज अ रेशियो यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब हम देखेंगे कि यहाँ से हाफ के फैक्टर कट जाएगा। ठीक है। Yes अब sir. जो बच जाता है उसे आप ओवरऑल कैरी कर लें। तो दिस विल बिकम के अपॉन टी इज इक्वल टू, this is going to be a square minus x square divided by a square. Let's continue with this. Ke by t is equal to a square, लेकिन x की वैल्यू क्या सजेस्ट की गई है? a by 2 तो उसका स्क्वायर करने पर हो जाएगा a square by 4 and again it will be a square. बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट सॉल्यूशन करें आप, काम खत्म हो जाएगा। So this will become 3a square by 4 divided by a square. a square फैक्टर कैंसिल हो जाता है और a square फैक्टर कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा 3/4। करेक्ट है? Yes sir. आप सोचो यहाँ पे ये वर्ड अगर फ्रैक्शन यूज ना करते हुए ये कहता व्हाट परसेंटेज। ठीक है, जस्ट अज्यूम अगर ये कहता परसेंटेज, तो बेटा इसे कुछ नहीं करना, हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स इट। व्हाट परसेंटेज ऑफ के सॉरी व्हाट परसेंटेज ऑफ टी इज के, तो हम इसे ऐसे करेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100%। 100. सॉल्यूशन बताएगा 75। ठीक है। Yes sir. कहने का मतलब ये है कि जितनी भी टोटल एनर्जी है उसका 75% काइनेटिक एनर्जी है। आई बात समझ में? Yes. अब मैं आपसे यहाँ पे रुक के एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर 75% काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल कितनी है? 25. 25। बिल्कुल सही, सिंपल, क्योंकि ओवरऑल दोनों को मिला के 100 ही तो होना है ना? Yes sir. तो ये था अपना ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन के बी पार्ट में, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट्स के इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स पी। तो यहाँ पे कोई ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना हमको, के इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी, जैसे उसने बोला वैसे लिख लो, बस खत्म बात। अब इंडिविजुअल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर लो। के का फॉर्मूला क्या कहता है? हाफ के A square minus X square. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। 3 टाइम्स तो आपको लेना है एज पर क्वेश्चन, दोनों साइड से हाफ के फैक्टर कटेगा। अच्छा ये भी याद रखो, हाफ के की बजाय हम लोग हाफ एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। Yes. ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑन द अदर साइड मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर। इसको उधर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आई होप आप ये समझ पाते हैं। Yes sir. Therefore x square is equal to a square by 4, which means x is equal to, करेक्ट वे में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा प्लस माइनस a/2। A by 2. तो अब ये भी याद रखने वाली बात है कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड एक ऐसी जगह होगी जहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स हो जाती है। इनफैक्ट ऐसे परसेंटेज में बोलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 75% ऑफ द टोटल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो निकालें, फ्रैक्शन निकालें तो वो 3/4 होता है। और आगे चल के मैं ये भी कहूंगा, समझने वाले बच्चे समझना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 होगा। सोचिए जरा, 1/4 होगा तभी तो 25% होगा। Yes. Yes sir. ओके, इतना आपने दिमाग चलाना चाहिए, नहीं तो वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, बार बार सुनिए। ओके, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम इज 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टी इज के एंड पी। तो इस बार इसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है हमारा A by 1/3 3. एम्पलीट्यूड हो जाता है, यानी कि a/3 होता है। आप चाहें तो इसे प्लस माइनस में ले लें, कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। अब बेटा जो पहला रेशियो हमें निकालना है ना, वो निकालना है कि के टी का फ्रैक्शन क्या है, और दूसरा रेशियो हमें निकालना है पीई और टी का फ्रैक्शन क्या है। अब जरा सोचिए, पी से काम करते हैं। यहाँ क्या आएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा, हाफ के स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये हाफ के फैक्टर तो वैसे भी कट रहा है, एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है, a/3 ए स्क्वायर बाय 9 है ना, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो आंसर आया 1/9। यस करेक्ट, सर। सोचिए जरा जो मैंने लिखा, करेक्ट है ना। यस सर, a² कैंसिल होता। अच्छा, अब बिना कैलकुलेशन के मुझे बताओ कि ये रेशो क्या आना चाहिए। नीचे तो 9 ही आएगा, टी के अगर 9 हिस्से हैं तो उसमें का एक हिस्सा पोटेंशियल है, इसका मतलब ये है टोटल एनर्जी के अगर हमने 9 पार्ट्स बनाए ना तो उसमें का एक पार्ट, एक फ्रैक्शन पोटेंशियल है। 8/9। हाँ वेरी गुड, शाबाश। 3/9 गलत हो गया, किसी ने यहाँ मैसेज में मुझे बताया 3/9 तो गलत है। तो सिंपल सोचो ना, अगर टोटल एनर्जी के टोटल 9 हिस्से में बना रहा हूँ, टोटल 9 पार्ट्स में कर रहा हूँ, तो उसमें का एक शेयर, एक हिस्सा अगर पोटेंशियल है तो बचे कितने, 9 में से 8। एक शेयर तो बचा कितना, 8 ना। तो ये यस। बिना कैलकुलेशन के भी समझ में आ जाता है कि इसका आंसर 8/9 आना चाहिए, बट जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन अगर मैं कैलकुलेट करना ही चाहता हूँ तो आई हैव टू मूव इट लाइक दिस, ke/t, के मुझे लिखना होगा हाफ के बाय फॉर्मूला a² - x² a² - x² डिवाइडेड बाय हाफ के a²। अब यहां से हाफ के फैक्टर काट दो आप, फिर बात को आगे बढ़ाओगे, a² माइनस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो a² बाय 9 डिवाइडेड बाय a², क्या कहते हो। यस सर। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू तो मुझे ये पुटअप करनी है ना एट द एंड, उसका स्क्वायर करूंगा तो a² बाय 9 हो जाएगा। अब a² माइनस a² बाय 9 सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 8/9। a² बाय 9 डिवाइडेड बाय a² फैक्टर कट जाता है, आंसर आएगा 8/9। यस। अब ये हमेशा याद रखने वाली बात है, अगर किसी किसी जगह पे अगर मैंने ये कहा, समझ ले बात को, कि के और टी का रेशो ऐसे आ रहा है 15/6, और मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपसे कि भाई बताओ पी और टी का रेशो एक्सपेक्टेड क्या है, 9/15। तो आंसर आ जाएगा 9/15, बिल्कुल सही। इसके कहने का मतलब ये होता है कि टोटल एनर्जी के टोटल जो है ना, हमने 15 हिस्से बना दिए, 15 पार्ट्स, उसमें का 6 इतना फ्रैक्शन, 6 हिस्सा जो है वो काइनेटिक का है। तो जारी बात है 15 में से अगर 6 चले जाते हैं, 15 में से अगर 6 चले जाते हैं तो बचता तो 9 है। तो 9 पार्ट्स पोटेंशियल के होने चाहिए, क्योंकि दोनों मिला के ऐसे भी तो हमको 15 करना होता है ना। यस सर। ये जितना भी करना हो, जैसे यहाँ पे 9 पार्ट्स बने, 9 में से 1 पार्ट, 1 फ्रैक्शन इज पोटेंशियल एंड द रिमेनिंग 8 पार्ट्स हैज टू बी काइनेटिक। हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट, ये समझ आया आपको। यस। इसे अच्छे से समझें, इससे थोड़ा सा हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, और जब हम एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे तो मे बी हम बिना किसी कैलकुलेशन के भी अपने आंसर को एस्टिमेट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी को कोई डाउट आता है भाई सर तेज हो रहा है, फास्ट जा रहे हैं, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जल्दी से बोले मुझे। हाँ, a particle executing SHM with a period of 8 seconds, find the time in which half the total energy is potential energy। वो टाइम बताओ जहां पे टोटल एनर्जी का आधा पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। आ रहा है समझ में। यस सर। अब मैं इसे दो तरीके से कर सकता हूं। एक तो मेरा अप्रोच ये होगा कि मैं टाइम वेरिंग इक्वेशन लिख दूं, पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये होगा कि मैं इन फॉर्मूलेस को सॉल्व करके पहले डिस्प्लेसमेंट पता करूं कि कहां ऐसे हो रहा है, और फिर उस डिस्प्लेसमेंट से मैं पोजीशन पता करूं। तो दोनों अप्रोचेस में मैं आपको समझाता हूं। अगर मैंने टाइम वेरिंग इक्वेशन लिखी है तो टाइम वेरिंग इक्वेशन मेरे हिसाब से तो ऐसी आती है ना, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। करेक्ट है। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन जाके देखिए अपने मॉड्यूल में, सही है सर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं हाफ
टोटल एनर्जी की इक्वेशन तो टाइम वेरिंग है ही नहीं, हाफ के स्क्वायर आएगी, ये टोटल एनर्जी की इक्वेशन है। इसमें तो टाइम पे डिपेंडेबिलिटी ही नहीं है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कंजर्व। क्या कहते हो? यस सर। तो हम देखेंगे कि हाफ के स्क्वायर फैक्टर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाता है, और हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू हाफ, विच मीन्स साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/√2, यस सर। विच मीन्स ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4। 45। यस सर। उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो तो π/4 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब यहां आकर के मैं क्या करूंगा, ओमेगा को स्प्लिट करूंगा, ये जो ओमेगा फैक्टर है इसको मैं स्प्लिट करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा 2π/t इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू ये π/4। इसमें से मैं Yes, देखूंगा sir. ये पाई फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है, और एक हल्का फुल्का कैंसिलेशन करने के बाद मुझे आंसर मिलता है कैपिटल T/8। करेक्ट है? Yes. विच मीन्स t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड भी 8 सेकंड है, 1. 8, यानी कि टाइम आ जाता है 1 सेकंड। अब एक अच्छे बच्चे को यहाँ पे एक और बात क्लिक होगी कि जब एंगल 45 है तो डिस्प्लेसमेंट √2 होता है। A/√2. Yes. माइक ऑफ रखो, देखो किसी का माइक ऑन रह गया। जब उसका जो फेज है अगर वो 45 बनता है तो वो डिस्प्लेसमेंट A/√2 होता है, और A/√2 पर जो टाइम होता है वो T/8 होता है। T/8. इनके पैटर्न पूरे याद करिए, मैंने आपको ऐसे नहीं दिए, वो पूरे दिमाग में फिक्स बैठने चाहिए, ये न्यूमेरिकल चुटकियों में हो जाएंगे, सेकंड्स में निपटा दोगे आप इस न्यूमेरिकल को। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, आपने उतना याद नहीं किया है, इसलिए हर एक एस्पेक्ट पर मैं बात करते हुए चल रहा हूं। अगर मैं ये एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहा हूं ना, तो फॉर मी इट्स जस्ट फ्यू थॉट्स, बस थोड़ा सा सोचें आंसर, ठीक है ना। अब इनफैक्ट ये भी याद रख लेना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी आधी कहाँ होती है, कहाँ होती है आधी? 45 एंगल पे। हाँ, 45 एंगल पे कह लो, A/√2 पे कह लो, A/√2 इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी आधी हो जाएगी टोटल, याद रखना। तो हमें इस पूरी बात को अच्छे से समझना है कि डिस्प्लेसमेंट में A/√2 ये बड़ी खास जगह है एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए। यस। A/√2 पर तीन चीजें होती हैं। नंबर 1, पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल होते हैं। नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बिकम हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। यस। दोनों हाफ ऑफ होंगे तभी तो इक्वल हो रहे हैं। अब कुछ और बातें भी इसमें हमें जोड़ लेनी चाहिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए करस्पॉन्डिंग टाइम हमेशा होगा T/8। अब अगर ये पिक्चर मेरे दिमाग में क्लियर है तो सोचिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या टाइम लगेगा, 1 सेकंड से भी कम, क्योंकि मैं जानता हूं T/8 पर ऐसे होना है, और टाइम अगर टाइम पीरियड 8 सेकंड दिया गया है तो 8/8 कर दूंगा, बात खत्म, 1 सेकंड आ गया आंसर। ये कोई सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप यू गेटिंग इट राइट। यस सर। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, let's take the next one. An object of mass 0.5 kilogram is performing SHM. Force constant is 10 Newton per meter and amplitude is 3 centimeter. तो ये कह रहा है टोटल एनर्जी निकालो, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो और वेलोसिटी एट 2 सेंटीमीटर निकालो। मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बस मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा, फिर बाकी का कैलकुलेशन आप करते रहना। टोटल एनर्जी जो आएगी वो आएगी हमारी m⍵²a²। यस। मैक्सिमम वेलोसिटी जब हम लोग एस्टिमेट करेंगे तो वो आ जाएगा a⍵, और किसी पर्टिकुलर जगह पर जब हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट में a² - x²। अब एक जगह पर आप फंस सकते हैं कि यहाँ पे हमको ओमेगा नहीं दिया है, तो ओमेगा निकालने के लिए आप इस्तेमाल करें अंडर रूट में K/m। k/m, रूट में k/m, ठीक है। तो ये रहा m, ये रहा k, दिस इज m, दिस इज k।
एंड दिस इज ए, बट डू रिमेंबर दैट कि ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में आपने कन्वर्ट करना है। जरूरत पड़ने पर ए का वैल्यू आप लिखेंगे 3 × 10⁻⁻², और इस x की वैल्यू आप मेंशन करेंगे, x = 2 × 10⁻⁻² मीटर। तो ये आपका पूरी तरीके से होमवर्क रहेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे एस्टिमेट कर लें। Let's move on to the next question, that is question number question number 7. ये एकदम सीधा साधा दिखा है। For a particle executing SHM, the kinetic energy is E is given by E = E0 cos square omega t. Find the maximum value of potential energy. अब ये थोड़ा सा पढ़ने में बड़ा अजीब लगेगा। वो बोल रहा है, दे रहा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी दे रहा है ऐसे, और पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू किसका, पोटेंशियल का। मुझे बेटा आप एक बात बताओ कि इस इक्वेशन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? सोच के बोलो। E0। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि इस इक्वेशन में अगर मैक्सिमम कोई वैल्यू डेवलप हो सकती है तो वो E0 ही हो सकती है, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। 3 cos 0 1। जब कॉस मैक्सिमम होगा तब ई मैक्सिमम होगा। अगर मान लो कॉस मैक्सिमम हो भी गया तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। करेक्ट है? यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस और साइन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाए तो हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि कॉस मैक्सिमम हो। कॉस अगर मैक्सिमम हुआ भी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, E0 आएगी। करेक्ट है? एब्सोल्यूट। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर SHM हो रहा है, हालांकि वैसे फंडामेंटल क्वेश्चन है, मुझे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे बताइए मीन पर कौन मैक्सिमम होता है? बराबर है, मीन पर के ही मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल। यस सर। सॉरी काइनेटिक। पोटेंशियल कहां से यार, तुम गलत आंसर मत करो, इतना मतलब बेवकूफी वाला आंसर मत करो प्लीज। पढ़ा चुके हैं, गलत एकदम, मतलब तुमने ऐसे बोल दिया जो चीज तुमको पक्का याद होनी चाहिए तुम उसमें गलत बोल रहे हो। तो मीन पर कौन मैक्सिमम होता है? काइनेटिक मैक्सिमम होती है, ठीक है, नो अदर वे, कोई दूसरा चांस ही नहीं है। और एक्सट्रीम पर कौन मैक्सिमम होता है? पोटेंशियल। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो भी गई तो उसका फॉर्मूला क्या है? अगर ये हो भी गई तो उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ के स्क्वायर। यही हाफ के स्क्वायर, हाँ या ना? यस। और अगर P मैक्सिमम हो भी गई तो उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ के स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? काइनेटिक जहां कहीं मैक्सिमम हो रही होगी और पोटेंशियल जहां कहीं मैक्सिमम हो रही होगी, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम है। यस। हाँ। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट हाफ नॉट। के स्क्वायर। हाफ के स्क्वायर, शाबाश, इनाम देना चाहिए तुमको। क्वेश्चन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? E0 है। जो मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का है वही मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल का होगा। यस। क्योंकि काइनेटिक का मैक्सिमम वैल्यू एज पर क्वेश्चन E0 है, तो पोटेंशियल का भी मैक्सिमम वैल्यू E0 ही होना चाहिए। आई होप आपके दिमाग में कुछ गया हो। यस। ठीक है, एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है, सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं, हालांकि मैं इतना सिंपल कर रहा हूँ, 8th या 9th का स्टूडेंट बैठ ले, सुन ले, तो वो भी समझ लेगा, समझ जाएगा उसको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक सर्टेन लेवल ऑफ अटेंटिवनेस, इतना रखें आप, फायदा होगा। लिटरली आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी 8-9 के स्टूडेंट को अपने साथ बिठा लें लेक्चर में, अपने भाई बहन है तो देख लें उसको भी समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। A point particle of mass 0.1 kilogram is executing SHM with an amplitude of 0.1 meter.
When the particle passes through the mean position, its kinetic energy is this much. अब यहाँ दो बातें सोचनी है आपने, कहां से पार्टिकल पास हो रहा है? मीन से। मीन पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम। अगर मीन पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं, के मैक्स इज इक्वल टू हाफ के की बजाय लिखता हूं एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यस। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर पार्टिकल का इनिशियल फेज 45 डिग्री है तो आप उसकी इक्वेशन लिख के बताओ। ठीक है, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या बताया इसने? 8 माइनस 3। लेट्स कंटिन्यू विद दिस हाफ। मास गिवन है 0.1, ओमेगा स्क्वायर हमें पता नहीं है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी 0.1 है, इनफैक्ट 0.1 का स्क्वायर करना है। अगर मैं इसे ठीक ठाक सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे ओमेगा 2 मिलता है। कैसे? 2 नहीं, 4 मिलता है, सॉरी, ओमेगा मुझे 4 मिलता है, 4 मिलता है, 4। कैसे? 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर -2। सही है। ये 10 टू द पावर -2 और ये 10 टू द पावर -1 दोनों मिला के कितने हो गए? 10 to the power -3। -3। 10 टू द पावर -3 दूसरे साइड के 10 टू द पावर -3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या? सब कुछ 8 हाफ और ये ओमेगा स्क्वायर, इतना ही बचा। ये 2 8 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 4। मल्टीप्लाई करो, 16। 2 8 मल्टीप्लाई कितना हुआ? ये 16। 16 का ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 16 आ रही है, तो ओमेगा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4। आपको ये तेजी से करना है, जैसे मैंने अभी करा ना वैसे आपको एग्जाम में ये तेजी से करना है। समझ रहे हैं? ऐसे टाइम डालेंगे तो फिर पेपर सॉल्व नहीं होगा ना। देख के डेटा समझ जाने का क्या आ सकता है। ठीक है, और हमेशा डेटा सिंपल ही होता है। पेपर में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि वो 1 या 2 मिनट में सॉल्व हो जाए। ये हमारी गलतफहमी होती है, हमारी स्किल्स की कमी होती है कि हम उसको लंबा चौड़ा करते बैठते हैं। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम पीवाईक्यूज पे उतरेंगे तो मैं अननेसेसरी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा सीधे। स्किल्स, फटाफट, शॉर्ट ट्रिक्स डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस पर ज्यादा जोर दूंगा मैं। कंसेप्ट अभी क्लियर करवा लो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा या दूसरे मिसलेनियस एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब मैं कंसेप्ट पे बात नहीं करूंगा। मैं कैलकुलेशन तेजी से कैसे करें, स्किल्स क्या है उसमें, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। बहरहाल ओमेगा आ गया। अब सोचो किसी भी एसएचएम परफॉर्मिंग पार्टिकल के लिए अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूं तो उसकी इक्वेशन तो ऐसी बनती है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा। सोचिए, ए का मतलब एम्पलीट्यूड होता है, तो ये 0.1 हो गया, ये हो गया साइन। ओमेगा हमने अभी अभी फिगर आउट कर लिया, कितना? 4t प्लस टी तो हमें पता नहीं ना, टी तो वो तो टाइम के साथ चेंज होगा बेटा, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमको। गेटिंग इट? 4t, ओमेगा की जगह 4 लिखो, टी। अब बचा अल्फा। अल्फा होता है इनिशियल फेज। क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो इनिशियल फेज क्या है? 5/4। 45 डिग्री है, तो हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन में लिखने के लिए π/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप ये क्लेम कर लें, ये आपका आंसर। दैट्स इट, डन। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, मैं समझता हूं। आइए एक और देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखें। हाउ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ एसएचएम अफेक्टेड बाय डबलिंग द एम्पलीट्यूड। मतलब एक एसएचएम चल रहा था ठीक ठाक, तुमने क्या कर दिया, उसका एम्पलीट्यूड डबल कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे ये ऐसा एसएचएम ठीक ठाक चल रहा था, तुमने क्या करा, ऐसे कर दिया उसको, उसके एम्पलीट्यूड को क्या किया तुमने, डबल किया। हो सकता है यहाँ एम्पलीट्यूड ए था तो नया एम्पलीट्यूड आपका 2a आ गया। तो वो पूछ रहा है ये क्वांटिटीज कैसे अफेक्ट होंगी। अब ये क्वांटिटीज कैसे अफेक्ट होंगी, इसे आंसर करने का सबसे आसान तरीका है कि इन क्वांटिटीज के फॉर्मूले पे ध्यान दो।
कोई भी एसएचएम जब परफॉर्म होता है तो उसका टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट में m by k, बराबर। Yes. अब एक बड़ी मुद्दे की बात यहाँ पे समझ में आती है कि टाइम पीरियड में तो एम्पलीट्यूड है ही नहीं, तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। नहीं होगा, नो चेंज। सोचने वाली बात है ना बेटा, टाइम पीरियड में No change. नो चेंज। तो अगर अफेक्ट करना होता तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले में वो आ जाता ना टर्म, आ ही नहीं रहा है टर्म। क्लियर है? Yes. सेकेंड चीज आती है मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी अगर मैं क्लेम करता हूं तो मुझे उसके फॉर्मूले पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है ए ओमेगा। अब देखो, टाइम पीरियड नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब ओमेगा चेंज नहीं होगा। तो चलो एक एंड से तो अपन फ्री हो गए कि ओमेगा चेंज नहीं होगा, लेकिन अब हमने चेंज किया किसको? Amplitude. अगर एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है तो इस हिसाब से सोचो तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी Double. डबल होनी चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी क्या होगी? Double. डबल हो जाएगी। अच्छा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे आते हैं। अगर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखता हूं A square ए omega. मैक्स, तो ये है ए ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूले पे जरा ध्यान दो, क्या ओमेगा इफेक्ट होगा? एम्पलीट्यूड नहीं। चेंज होने से क्या ओमेगा इफेक्ट होगा? क्या नहीं होगा। इसका कंफर्मेशन तुम कहां से ले रहे हो? क्योंकि ओमेगा डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे और टाइम पीरियड इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ओमेगा इंटैक्ट है। अब चेंज कौन हुआ? X. Amplitude. एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, तो इसका मतलब ये कहेंगे हम कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा? Double. डबल हो जाएगा। एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। अब सवाल आता है टोटल एनर्जी। ध्यान से समझना, जब हम टोटल एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं टी ऐसे बोल के, तो टी की इक्वेशन आती है हाफ के ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, अब के तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, के कांस्टेंट है। या अगर के और डिटेल में भी मैं जाता हूं तो एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम भी कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है। अब बचा क्या? ए, एम्पलीट्यूड। तो अगर हम ये कहते हैं कि एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 times. 4 टाइम्स। शाबाश, क्योंकि यहाँ ए आने की बजाय 2a आ जाएगा। 2a का तुम स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने की वजह से वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सिंपल बात है 4 टाइम्स हो जाएगी। अरे हाँ या ना? Yes. ओके, चलिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना चाहिए आपको। क्वेश्चन 10, एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो 200 जूल है। चलो, तो टी जब कभी भी जहां कहीं भी जितनी भी बनेगी वो तो कांस्टेंट होती है और वो 200 जूल है। अब इसने एक बड़ी अजीब बात बताई कि जब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, और वो भी कहां? मीन पर, तो वो कितनी है? 50 जूल। 50 है, वो 50 है। अब याद करो, मैं आपको ये चीज बार बार कह रहा था कि मीन पर पोटेंशियल एनर्जी की Minimum. जनरलाइज्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम। मिनिमम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, तो उसकी आइडियल टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0. जीरो। मीन पर। अब ये एक ऐसा ऑसिलेटर हो गया जिसमें मीन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है, कम से कम हो रही है, और वो 50 जूल है। अब जरा सोचो बेटा कि ये एसएचएम है अपना, ये 0 वाली पोजीशन है। अगर क्लेम ये किया जाता है कि मीन पर एनर्जी 50 जूल है और हमें ये कहा जाता है कि टोटल 200 है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि मीन पर काइनेटिक 150 जूल है। 150 है। सोचिए, Yes. सोचिए आप क्या कहते हो? यस सर। हाँ या ना? Yes. हाँ। Yes, sir. अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मुझे बताओ एक्सट्रीम पर क्या होगा? काइनेटिक कितनी होगी और पोटेंशियल कितनी होगी? Kinetic 50, potential 150. 200।
समझा ही नहीं तुमको इसका मतलब? क्या एक्सट्रीम पर पार्टिकल रुक जाता है? Yes. रुकने का सीधा मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ये तय बात है कि काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर हमेशा जीरो होगी, मिनिमम नहीं, हमेशा जीरो ही होगी, वो कोई दूसरा चांस ही नहीं है उधर, ये तय बात है। अगर काइनेटिक यहाँ जीरो हो गई, पोटेंशियल जो कुछ है वो मैक्सिमम। सब टोटल की पूरी एनर्जी तो पोटेंशियल की बननी चाहिए, यस तो पूरी की पूरी पोटेंशियल टोटल 200 हो जाएगी। मीन पर एक्सपेक्टेड है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है कि वहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आए, हो सकता है ऐसा। तो Yes. टोटल में से पोटेंशियल को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी बचेगा वो क्या होगा? Kinetic. काइनेटिक ही होगा। इसका ये मतलब नहीं निकालना है तुमने, जैसे अभी उल्टा मतलब ले लिया इसका कि इसको एक्सट्रीम पे ले जाओ तो वैल्यू एक्सचेंज कर दो, ऐसे कहा, मैंने ऐसे जुमला बोला ही नहीं। तुमने वैल्यू एक्सचेंज करके बोला तो काइनेटिक 50 करो और पोटेंशियल 150, ऐसे कैसे भाई? एकदम कंफर्म बात कि एक्सट्रीम पर हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? Zero. जीरो ही होगी और जितनी भी एनर्जी है सारी की सारी पोटेंशियल होगी। बहुत अच्छा होगा कि मीन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो निकले, लेकिन अगर वो जीरो नहीं निकलती है तो इसका मतलब टोटल में से जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी यहां है उसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठाएं। काइनेटिक। क्लियर हो रही है ना बात? Yes, sir. में कंफ्यूज होता है बच्चा, कंफ्यूज Yes, परेशान sir. होता है। अब यहां सोचें आप, इस पर भी गौर करें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन बाय दिस, टोटल एनर्जी 36 जूल है, ठीक है। अब इस पर सोचना है आपने, गलती बिल्कुल नहीं करना, मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें बता रहा हूं। टोटल एनर्जी 36 जूल है, ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो मीन पोजीशन पर, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो लेट मी ड्रॉ अ चार्ट फॉर इट। ये 0, ये A। इस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में मीन पर जाओ, मतलब x इज इक्वल टू क्या करो? Zero. मीन पर जाने का मतलब ही होता है x इज इक्वल टू 0 करना, इक्वेशन के हिसाब से। समझे नहीं समझे? Yes, sir. या हमें यहां पर इस इक्वेशन में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को अगर अवेल करना है, सॉरी x इज इक्वल टू 0 नहीं करना है, x इज इक्वल टू 2। हाँ वेरी गुड, ध्यान दें, हमको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अवेल करना है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि अगर मैं मीन पोजीशन लिखूं, यहाँ पे मैं इस पे 0 ऐसा नहीं लिखता हूं, मीन पोजीशन लिखता हूं। मीन पोजीशन पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम करना चाहता हूं तो मुझे x का वैल्यू क्या पुटअप करना पड़ेगा? 2 पुटअप करना पड़ेगा मुझे x का वैल्यू, तब जाके ये नंबर 0 हो जाएगा और फिर सिर्फ बचेगा 20। अगर मैंने यहाँ पे 0 भी पुटअप कर लिया मान लो, तो यहाँ -2 आया, -2 का स्क्वायर करो क्या हुआ? 4 +4 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी होगी? 24 तो 20 से ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, मिनिमम होने के लिए मुझे यहां पर मीन पोजीशन की आइडेंटिटी क्या बनानी पड़ेगी? x इज इक्वल टू 2। मतलब ये एक ऐसा SHM है जो x इज इक्वल टू 2 को मीन बना के ऑसिलेट कर रहा है। याद करिए, डेफिनेशन पढ़ाते वक्त मैंने आपको बोला ही है कि हमेशा x इज इक्वल टू 0 हो जरूरी नहीं है। मीन मतलब क्या? तो 3 बातें सुनो मेरे से। मीन मतलब क्या? जिसके अराउंड पार्टिकल ऑसिलेट करे। 3 बातें सुनो, 3 मीन के बारे में 3 बातें सुनो, नोट करो। नंबर 1, एक ऐसी जगह जहां P मिनिमम हो। मीन का मतलब क्या है, गौर से समझो। एक ऐसी जगह जहां पर P मिनिमम हो। 2, मीन का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे 4 0 होता है, रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाता है। जहां रिस्टोरिंग फोर्स 0 होगा वही मीन कहलाएगा, याद रखो। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन की अगर हम और डिटेल करना चाहें तो एक ऐसी जगह जहां एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन जहां 0 होगा वही मीन कहलाएगा, याद रखिए, बात को समझिए। क्या मीन का मतलब हम हमेशा ये क्लेम करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 है?
नहीं, वो तो नहीं। थ्योरी पढ़ते वक्त बच्चों को आसानी से समझ में आए, इसलिए ऐसा एक सिनेरियो बना के बताया जाता है कि भाई जीरो के अक्रॉस मोशन हो रहा है। क्या जरूरी है हर बार जीरो के अक्रॉस मोशन हो? नहीं। नहीं। तो हम मीन पहचानेंगे कैसे? तीन तरीके हमारे पास मीन पहचानने के, ये मैंने बता दिया आपको। एक ऐसी जगह जहां पर ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। मिनिमम, कम से कम, इक्वेशन दी है तो उसको सॉर्ट आउट करके उसकी कम से कम वैल्यू निकालने की कोशिश करो। अब आप इस इक्वेशन में कम से कम क्या कर सकते हो? इस ब्रैकेट को 0 कर दो तो बचा 20, कम से कम यही होगा। इससे ज्यादा तो मतलब इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस ब्रैकेट को किसी तरीके से 0 करना है। अगर मुझे इस ब्रैकेट को 0 करना है तो मुझे x हटा के वहां क्या लिखना है? 2 लिखना है, तब जाके वो मीन होगा। अब सोचिए कि यहां पर मुझे जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो कितनी है? 20। इसका सीधा मतलब ये निकला काइनेटिक एनर्जी 16 जूल है। बस बात खत्म, 16, क्योंकि टोटल तो 36 है। यस। अरे भाई चमका नहीं चमका? यस सर। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? यस सर। अब अगर बात वाकई समझ में आ गई तो बताओ कि एक्सट्रीम पर पहुंचते पहुंचते काइनेटिक कितनी है? 0। 0 है, शाबाश। पोटेंशियल कितनी है? 36। 36 है। पोटेंशियल को 36 करके तुम इसका एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई? मैक्सिमम एक्सट्रीम पर 36 पुट अप करो, इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो। ये भी तुम कर सकते हो। आया नहीं आया समझ में? यस सर। ओके, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप यू आर गेटिंग इट। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप लाइव सुन रहे हैं फिजिकली, मतलब आपकी क्लास ऑनलाइन हो रही है ऑफलाइन हो रही है। एक्सप्लेनेशन तो यही होगा, चाहे आप मेरे सामने बैठे या ऑनलाइन सुने, बात तो यही होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और नहीं पड़ेगा। अटेंटिवनेस के साथ आप बैठोगे, ध्यान से सुनोगे सारी चीजें, तो समझ में आ जाएगा। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने करना है। इसका आंसर प्योरली पूरी तरीके से आपने करना है। 2F। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। डबल। A particle executing simple harmonic motion with frequency f, frequency of its kinetic energy changes into potential energy is 2f. बिल्कुल सिंपल, वेरी गुड, करेक्ट है, शाबाश। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। मैं आज थोड़ा देर तक लूंगा लेक्चर, चलेगा ना? यस सर। वैसे भी गर्मी का मौसम है, कहाँ नींद आ रही है। The potential energy of the particle executing simple harmonic motion is 1/4 of its maximum value during the oscillation. Displacement कितना होगा? तो ये कह रहा है कि किसी जगह पर P जो है 1/4 ऑफ P मैक्स है। P का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। 1/4 P हाफ मैक्स का फॉर्मूला हाफ के हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के फैक्टर कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 ए बाई 2। देख रहे हो कैसे कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं एग्जामिनेशन में? बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, a particle of mass 10 gram is executing SHM with an amplitude of 0.5 meter. फ्रीक्वेंसी ओमेगा बताया, रेडियन पर सेकंड ओमेगा बताया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑसिलेशन इज, ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स आएगा ये पूछा है। यस, अब देखो फोर्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो क्या है? kx। अगर मैं वाकई मैक्सिमम फोर्स पर बात करना चाहता हूं तो ये होना चाहिए k, और क्या? जब x मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। कहानी आसान है। यस एक्सट्रीम पर ही तो फोर्स मैक्सिमम होता है। अरे हाँ या ना? यस सर।
खत्म। k इज नथिंग बट m ओमेगा स्क्वायर। भाई साहब k का सब्स्टिट्यूशन। Yes. वेरी गुड। अब मास कितना बताया है? 10 इंटू 10⁻³ ग्राम में। ओमेगा 10 रेडियन है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कितना है? 0.5। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 0.5 न्यूटन। खत्म। क्योंकि ये 10 10⁻², 10⁻³ कटा, बचा क्या? 0.5। दैट्स इट। अरे हाँ या ना? Yes. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। A body is moving in a room with a velocity of 20 meter per second perpendicular to the two walls. अच्छा क्वेश्चन है। Separated by 5 meter. There is no friction and the collision with the walls are elastic. The motion of the body is. पहले तो मैं कहूंगा क्वेश्चन को समझें। ऐसी दो वॉल्स हैं, 5 मीटर गैप है, और कोई एक बॉडी है जो मान लेते हैं ऐसे चल रही है। अब ये यहाँ जाके टकराएगी, टकराने के बाद पलट के वापस आएगी और ऐसे ऐसे चलती रहेगी, पर ऐसा बार बार होगा। समझ रहे हो? तो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा होना जिसमें कोलिजन भी हमारा जो है वो फ्रिक्शन व्रिक्शन कुछ नहीं है, इलास्टिक है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, क्या ऐसा होना सिंपल हार्मोनिक है क्या? पहले तो बोला पीरियोडिक नहीं है। ऐसा नहीं, ये तो पीरियड के साथ ही चलेगा। बराबर जितना टाइम टकरा के जाके वापस आ रहा है, फिर एक बार कोलिजन कर रहा है, फिर एक बार कोलिजन कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉलो कर रहा है, तो मोशन पीरियोडिक है। पहला ऑप्शन गया। डी ऑप्शन तो बड़ा अपने आप में ही फनी ऑप्शन है। पीरियोडिक विद वेरिएबल टाइम पीरियड, ये क्या होता है भाई? पीरियोडिक अगर है तो पर्टिकुलर टाइम होगा ना भाई, वेरिएबल टाइम पीरियड क्या होगा? तो ये तो वैसे ही कैंसर। बाहर। अब बची दो बातें, पीरियोडिक है और सिंपल हार्मोनिक है, और पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर वो स्टूडेंट अच्छे से कर सकता है जिसे एसएचएम की डेफिनेशन क्लियर है। बताइए तो एसएचएम की डेफिनेशन क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, या और आसान तरीके से कहें टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्या कोई ऐसा फोर्स यहाँ एग्जिस्ट करता है कि जो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन यानी कि दरमियानी पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड हो? क्या कोई ऐसा फोर्स यहाँ है क्या? नहीं है। नहीं है। देखो ये बॉल इधर जा रहा है, ये बॉल ना इधर जा रहा है, कोई ऐसा फोर्स है क्या जो उसको पीछे खींच रहा है? नहीं। नहीं है। जब तक ये टकराएगा नहीं तब तक तो फोर्स भी नहीं आएगा। हाँ। और टकराने के बाद खाली वो उसको उधर ही ढकेलेगा, और फिर आगे और आगे ही ढकेलेगा, मीन की तरफ नहीं ढकेल रहा हो, बस आगे ढकेल रहा है। इसका मतलब इस पूरे मोशन में भले टाइम पीरियड फॉलो हो, लेकिन कोई ऐसा फोर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है जो मीन की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब ये एसएचएम नहीं हो सकता। यस। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? B. ऑप्शन बी। अब यहाँ डेफिनेशन क्लियर हो तो आंसर निकलेगा, नहीं तो B. नहीं। बात को समझे? डेफिनेशन अगर क्लियर है तो ही निकलेगा, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन 16 पर आए, नेक्स्ट देखें आप। Two particles executing SHM of the same amplitude and frequency along the same straight line. Okay. They pass one another when they are going in the opposite direction. ये मैं सॉल्व कर चुका हूं, पिछले लेक्चर में मैं ये सॉल्व कर चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर्स में। दो पार्टिकल्स हैं, सेम टाइम पीरियड वगैरह है उनका, 120 डिग्री। वेरी गुड। a/2 वाली पोजीशन पे ये Yes, पार्टिकल कुछ ऐसे पास होते हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर इनमें फेज डिफरेंस क्या है, ऐसे पूछ रहा है वो। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये ग्रीन वाले पार्टिकल का फेज क्या हो सकता है?
a/2 से जा रहा है वो। π/6। वेरी गुड, 30 डिग्री होगा। अब ये ब्लू वाली पार्टिकल के बारे में ऐसे सोचो कि ये यहां तक पहुंचा और घूम के इधर आ रहा है, जस्ट ऐसे सोचो। 150 तो यहाँ तक पहुंचने में अपने आप में कितना एंगल लगता है? 90 90। और एक्सट्रीम से a/2 आने के लिए कितना एंगल लगता है? 150 60। यानी कि टोटल 90 + 60, मतलब इसका एक्सपेक्टेड फेज 150. 150 होगा। 90 + 60। भाई समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? Yes. फेज वाला लेक्चर जाके रिवाइज करना। तो अब इन दोनों का मिनिमम फेज डिफरेंस जो कैरेक्टरिस्टिक लेवल पर हम बता सकते हैं वो क्या होगा? 120. 150 एक का 30 है, एक का 150 है, तो डिफरेंस निकाल लो भाई दोनों का, 120 हो जाएगा। था कि नहीं आसान? Yes. yes sir। नेक्स्ट देखें आप। Acceleration of the particle performing SHM is 12 centimeter per square at a distance of 3 centimeter from the mean position। तो उसका टाइम पीरियड क्या है? सर ये बहुत फालतू सवाल है मेरे ख्याल से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 12, ओमेगा हमें पता नहीं है, 3. एक्स कितना है? 3 का स्क्वायर, तो ओमेगा हो गया 12/9। करेक्ट है? अरे हाँ, या ना? 12/9 काफी है, ठीक है, 12/9 काफी है। इसी ओमेगा को अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिखूं 2π/t = 12/9, चलेगा? हाँ। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 2π × 9 / 12। Therefore time period is equal to 2 × 3.14 × 9 / 12। ये घटा 4, नहीं 4 नहीं 6। करेक्ट है? 3.14 × 3 / 2 करते रहो, क्या आता है बताओ? 4.71। सर तुम एक्चुअली गलत लिखे हैं, A = ω² x आना। हाँ, इक्वेशन मैंने गलत लिखी। सही है ना? इक्वेशन गलत लिखी ना? Yes. हाँ, ये 12/3 हो जाएगा फिर। करेक्ट है? ये बोलो मैं आंसर क्यों नहीं आ रहा? 12/3। अब फिर बाद में ये सब मिटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। अब मैं सोचूं ये दिमाग में क्यों आया मेरे ऐसे? ऑप्शंस में आंसर ही नहीं, ओमेगा x² मेरे दिमाग में क्यों आया पता है? वेलोसिटी की वजह से। नहीं, अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन करते करते किसी ने बोला था। अरे वही बैठ गया दिमाग में मेरे। एनीहाउ, तो हम चाहें तो इसे ऐसे लिखें 4 हाँ 2, ठीक है? 2π/t = 2, 3.14 सेकेंड। सही जा रहा है? हाँ। चलिए देख लें उस पे सही किया कि नहीं है। लेक्चर पूरा बैठोगे ना? Yes, sir. चलेगा 11 बजे तक? हाँ हाँ। नेक्स्ट देखो। A particle of mass 10 gram is describing SHM along a straight line with a period of 2 seconds and amplitude of 10 centimeter. Kinetic energy when it is at 5 centimeter from its mean position is। तो क्या ही निकालना है? टाइम पीरियड दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, मास दिया है। तो ये मैं आपके छोड़ देता हूं। हाफ m Omega square. ओमेगा स्क्वायर। A square minus x square. बस, कोई कन्वर्जन मत करना। देखो आंसर हमारा अर्ग में है, सीजीएस में ही है, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। सभी आंसर्स में π² भी मेंटेन किया गया है। तो ओमेगा की वैल्यू में 2π/t जब तुम लिखोगे तो उसको पाई वैसे ही मेंटेन कर लेना।
टाइम पीरियड भी 2 सेकंड है ना, तो टीटी और वो सब कट जाएगा, तो यहाँ पाई स्क्वायर बचेगा। ये 10 ग्राम, इसको भी कन्वर्ट मत करना, इसको 10 जैसा है वैसे रखना। एम्पलीट्यूड 10 है और डिस्प्लेसमेंट 5 है, लिख लो, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। कर पाओगे? Yes, sir. यस सर। लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। मैं चाह रहा हूँ ये एक्सरसाइज अपनी पूरी हो जाए, 28 29 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे खत्म कर लें आज। The total energy of the body executing SHM is E, then its kinetic energy when the displacement is half of its amplitude. हाफ एम्पलीट्यूड पे होता क्या है? a/2। एक सेकेंड, माउस का लिंक टूट गया मेरे। वेट अ सेकेंड। हाफ एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू a/2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टोटल एनर्जी जो है ना वो E है, लेकिन बेटा ये समझ लो टोटल एनर्जी बोलते किसे हैं? हाफ के a स्क्वायर। इसकी जगह E रखना है मुझे जब कभी मैं कैलकुलेशन करूंगा। अब बताओ के E का फॉर्मूला क्या है? हाफ के A square स्क्वायर minus माइनस एक्स स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू ये हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, सही जा रहा हूं मैं? yes, हाफ के 3 3a स्क्वायर बाई स्क्वायर। 4, सही जा रहा हूं? yes, 3/4 को बाजू में निकालो, 3/4 को बाजू में निकालो, जो बाकी बचता है उसकी जगह पे लिख लो हाफ के ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो आंसर आ जाएगा 3/4 ऑफ E। 3/4 ऑफ E। C. करेक्ट है ना? यस Yes. सर। ओके, नेक्स्ट देखें। A body executing simple harmonic motion has a maximum acceleration equal to 24, maximum velocity 16, तो एम्पलीट्यूड क्या है पूछा। अब देखो इसने हमको बताया a max 24 यूनिट्स, v max 16. 10 यूनिट्स, तो ये पूछ रहा है एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है ना, बड़ा आसान तरीका है, दो काम कर लो इस पे, इन दोनों का रेशो ले लो, Mx by Vmax. a max by v max, तो ये हो जाएगा 24/16। लेट्स कंटिन्यू हियर ओनली। a max है अपना ओमेगा स्क्वायर a, करेक्ट है, Yes. हाँ। और v max है a ओमेगा 24/16। तो सीधे सीधे हम देखेंगे ओमेगा है, ओमेगा एक पावर कट गई यहाँ से, तो ओमेगा का आंसर आया 24/16, करेक्ट है। यस सर। अब इस चीज को तुम इस्तेमाल करो यहाँ Vmax की इक्वेशन में। जस्ट सोचो Vmax की इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? ए ओमेगा इक्वल टू 16। ए, अब ओमेगा क्या है? 24. 24/16 इज इक्वल टू 16, यानी कि 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 24। अब 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 24 करो, आंसर बताओ। एज पर ऑप्शन सर्च करना, लेकिन उसको क्या आएगा? 32. 32 32. 10 पॉइंट अराउंड। वो ठीक है, एज पर ऑप्शन चलना है हमको। 32/3, ठीक है। यस। Yes, sir. Let's move on to the next question. Displacement of an oscillating particle varies with time is as given. Maximum acceleration is approximately. तो maximum acceleration कितना होगा ये बोला है। अब सबसे पहले तो इस इक्वेशन को करेक्ट करके अच्छे से लिखो। करेक्ट करने का मतलब क्या है यहाँ पे? Bracket में multiply. ये जो π/2 फैक्टर ब्रैकेट के बाहर है ना, आपको इसको अंदर लेना है। यानी कि इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू साइन, साइन से पहले कुछ नहीं है,
पाई टी बाई 4 प्लस प्लस पाई बाई पाई बाई 6 6। स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखता हूं तो लिखूंगा a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। मुझे इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि a1 है और ओमेगा पाई बाई 4 है। 5/4 बस इतना ही चाहिए मुझे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब होता है a ओमेगा स्क्वायर। a1 है और ओमेगा है पाई बाई 4, तो आई हैव टू जस्ट मेक अ स्क्वायर ऑफ इट। तो 1 इंटू पाई स्क्वायर 10 by डिवाइडेड बाई 16, सिंपली 10 बाई 16। 10 बाई 16 ये रेशियो 1 से बड़ा तो नहीं आता है। 0.625 यस, ऑप्शन डी। 0.625 ऑप्शन डी आ गया। आ रहा है ना समझ में सबकी? yes यस सर। ओके, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 4-5 मोर क्वेश्चंस। पेशेंस के साथ सुनो, खत्म करते हैं। ये तो बड़ा आसान है, इसमें मेरी हेल्प की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। Potential energy of the particle executing in such a way that distance x from the mean position is proportional to. What is the formula for potential energy? half kx square Yes. स्क्वायर half kx square Potential energy x square खत्म, स्क्वायर। खत्म, that's it. Anything more needed to explain? नो। Okay, let's move on to the next question, 23. Kinetic energy and potential energy of the particle executing a system will be equal. Equal कहाँ होंगे? A by खत्म, हाँ ए बट that's it, no argument. तीसरी चौथी बार कर रहे हैं ये, हाँ या ना? A by √2. Yes. ओके, नेक्स्ट देखें। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा दम है, ये शायद जेई में पूछा गया है, नीट में आ सकता है। A particle is performing SHM with an amplitude of A starting from the mean position. Its potential energy is given by this. अब ये जो इक्वेशन मुझे गिवन है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? सोचो, अगर स्टैंडर्ड होती जो हमने डिराइव कर रखी है तो यहां पे एक्स क्यूब नहीं आता, square एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब आ गया, मतलब ये कुछ मॉडिफाइड इक्वेशन है, कुछ मैनिपुलेटेड है, कुछ सिस्टम के हिसाब से बदल गई है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें इस क्वेश्चन के हद तक सही मान के आगे काम करना है। अब यहां पे तुम झगड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज नॉट एज पर द इक्वेशन गिवन इन द सिलेबस, henceforth आई एम नॉट सॉल्विंग इट। नहीं, ऐसे नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से इस इक्वेशन को फिलहाल वैलिड मानेंगे। यहाँ पे हम आर्गुमेंट नहीं करेंगे कि सर हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं है, तो हम इसको कैसे ले लें, इसको हम नहीं लेंगे, इसको ऐसे नहीं, या इसको सही मानेंगे। अब टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनैलिटी एम्पलीट्यूड से बताएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इक्वेशन लिखी, टाइम पीरियड की इक्वेशन लिख के बताई, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m by k। अगर कोई स्टूडेंट ये देखता है और उसको टाइम पीरियड वाली इक्वेशन याद है, तो वो बोलेगा सर टाइम पीरियड में एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा है। Therefore, the amplitude and time period are not at all related. In fact, proportionality बनेगी a raised to 0। अगर बनाना ही है प्रोपोर्शनैलिटी तो a raised to 0 मतलब कुछ नहीं, 1। डिपेंड नहीं करता है, जब डिपेंड नहीं करता है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, याद रखो। हाँ लेकिन ये बातें इस क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होंगी, समझिए बात को। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये बातें हमने क्या अजम्पशन करके लिखी हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी में आ रहे हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं ये। इस क्वेश्चन पर ये आर्गुमेंट्स अप्लाई नहीं। अब हमको टाइम पीरियड के लिए नया कुछ ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो बीच में यहां के आया ना, इसका डायमेंशन क्या है। तरीका देखिए इसका, स्टेप वन में मैं इसका डायमेंशन निकाल रहा हूं।
थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा वक्त दूंगा। ये मॉडुलस मैंने हटा दिया, मॉडुलस का मतलब सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना था, तो मॉडुलस को मैंने हटा दिया। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी के क्या डायमेंशन होते हैं? M1 L2 T minus -2 के डायमेंशन तो हमें निकालना है। एक्स के डायमेंशन क्या होते हैं? M0 L1 L1 L3 L1 1 का 3 क्यों हुआ, सबको समझ में आ गया होगा। yes इसे सॉल्व करके मुझे बताइए कि यहाँ पर के क्या डायमेंशन है? M1 L-1। हाँ T minus 2 आई होप आप ये फौरन समझ गए। यस सर yes अब आते हैं टाइम पीरियड की इक्वेशन पर। टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनैलिटी में बाय फॉर्मूला 1, 2 और 3 चीजें हैं। एक है मास, दूसरा है के, तीसरा न चाहते हुए भी लेना पड़ेगा एम्पलीट्यूड। ऐसा तो नहीं आता, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड है कि आ जाए, इसलिए लेना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? यस सर याद करो 11th में लिखा करते थे ABC। yes याद करो, चले गए मेजरमेंट वाले चैप्टर में। अब एक तरफ टाइम पीरियड के डायमेंशन क्या आएंगे? M0 L0 T1 प्रोपोर्शनल। दूसरी तरफ मास के डायमेंशन M1 L0 T0 जिसकी पावर A। फिर के डायमेंशन जो अभी अभी निकाले M1 L-1 T-2 और इसके पावर B। और फाइनली एम्पलीट्यूड का डायमेंशन M0 L1 T0 और इसका पावर C। एम्पलीट्यूड का डायमेंशन L1 आएगा बिकॉज एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है, माइक ऑफ रखना प्लीज। बढ़िया क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। चलिए तेजी से बताएं क्या लिखना चाहिए। M0 L0 T1 प्रोपोर्शनल। बताइए M पे क्या क्या आएगा? M2 इधर से B, A plus B A प्लस M A plus L पे क्या आएगा बताओ? B minus C माइनस B प्लस plus C, B। अगर मैं गलत नहीं हूं। T पे क्या आएगा? -2B -2B, दैट्स इट। ये क्लास 11th में हमने सब सीखा है। अब जैसे ही मैं दोनों साइड्स को कंपेयर करता हूं तो मुझे मिलता है A plus B is equal to 0, हाँ minus B plus C is equal to 0, -2B is equal to 1। करेक्ट है? yes इसका मतलब है कि B is equal to -half। -half Am I clear with this? yes ये B की वैल्यू उठा के यहां पुटअप करो, बताओ क्या होगी? -half C equals to ध्यान से देखना। yes sir yes sir करेक्ट है ना? yes हाँ और चाहो तो इसी की वैल्यू उठा करके, इस B की वैल्यू उठा करके यहां भी रख दो, ये मामला भी खत्म करो, तो ये हो जाएगा A minus half is equal to 0, यानी कि A is equal to half। half अब सोचो कि ये अपनी टाइम पीरियड वाली इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी? T प्रोपोर्शनल root M 10 raised to half, K raised to minus half और A raised to भी minus half। इसका मतलब सब कुछ रूट में जा रहा है। हाँ इसका सीधा मतलब ये सब कुछ रूट में जा रहा है। रूट में न्यूमरेटर में M है, नीचे K है और साथ में K है। yes अगर मैं Yes, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एम्पलीट्यूड से इसके रिलेशन को एस्टेब्लिश करूं तो प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी कैसे? अगर सिर्फ एम्पलीट्यूड से उसको रिलेट करूं तो। हाँ हमने एक बढ़िया क्वेश्चन अभी अभी निपटाया है। बात समझ में आई सबको? यस सर कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? B बी ऑप्शन। समझ में आया नहीं आया? yes sir चलिए 3-4 और क्वेश्चन बाकी हैं। ये सारे जबरदस्त क्वेश्चन हैं, ऐसे ही नहीं, इसमें से कुछ एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे जो बोर्ड्स में काम में आ सकते हैं या ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ एक इजी लेवल पर भी काम में आ सकते हैं। फेज ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज π/2। बेटा फेज π/2 अगर हो जाता है तो पार्टिकल कहाँ है? एक्सट्रीम पे maximum displacement
तो डेफिनेटली पार्टिकल का Extreme. डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, Maximum एक्सेलरेशन होगा। भी मैक्सिमम होगा। हम्म एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। Yes. आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। yes sir कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। मतलब मेरा कंसर्न ये भी है कि रात हो रही है बहुत ज्यादा, कहीं पेरेंट्स आपके डरा ना दें क्या कर रहे हो। Displacement of the particle moving in SHM at any instant is given by y is equal to a sin omega t. The acceleration after time t is equal to t by 4. Tell me time t by 4 means where the particle is. Pi/2. pi/2 X पे by 2 means where? Extreme. extreme पे Extreme. Extreme पर acceleration कितना होता है? A omega. A. maximum और a में Minus a omega square. Yes. Minus. On the other side direction इधर होगी। Means भाई दो ऑप्शन है यहाँ, a omega square भी है, सोच के देखो। But minus आएगा. पार्टिकल इधर है, इधर इधर है पार्टिकल, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है। क्या कहते हो? Yes sir. क्योंकि ये वाली पोजीशन पे टाइम हो जाता है t/4, अगर पार्टिकल इधर जाता तो टाइम होता 3t/4 और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर आता, तब वो पॉजिटिव होता। हाँ अरे भाई समझे नहीं समझे? Yes sir. yes ओके चलिए अगला देखते हैं, दो ही क्वेश्चन बाकी है। A particle of mass m is hanging vertically by an ideal spring of force constant k. If the mass is made to oscillate vertically, its total energy is. ये तो बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चंस में से है। आंसर बता दिया मैंने। हाँ बराबर क्या बराबर? total energy constant Yes, total energy is always conserved. कौन से क्वेश्चन में पार्टिकल मीन पर बताया है? यस मैसेज आ रहा है मुझे कि भाई कौन से प्रीवियस क्वेश्चन पार्टिकल मीन पर है। हाँ ठीक है, पार्टिकल मीन पर है, लेकिन टाइम कितना हुआ? t/4 पार्टिकल मीन से शुरू कर रहा है, इक्वेशन के हिसाब से पार्टिकल मीन से शुरू कर रहा है, टाइम कितना हुआ? t/4। पार्टिकल t/4 में कहां पहुंचता है? extreme पे क्लियर हो गई बात? Pi/2 extreme पे. चलिए हाँ ये भी क्वेश्चन जेई में आ चुका है शायद। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है ना? yes ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर मैं आइडियल रिप्रेजेंटेशन करूं तो मीन से जाता कैसे आना चाहिए? Yes. क्या कहते हो? मतलब मीन पर उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कितना बताते हैं? Zero. जीरो जीरो बताते हैं। अब ये जीरो नहीं है बेटा, 0.2. जीरो नहीं है। इसका मतलब वो वाली बात है कि ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जीरो नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैं एक्सट्रीम पर इसकी टोटल एनर्जी लिखना चाहूं, पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूं एक्सट्रीम पर, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 0.01 प्लस हाफ के स्क्वायर। क्या कहते हो? Yes sir. yes sir नहीं आया समझ में? नहीं समझा? समझा सोचो, लास्ट क्वेश्चन है, 5 मिनट हम दे सकते हैं इस पे। सोच लो। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए पी मैक्स। आप सोचो। yes sir Yes sir. क्योंकि ये वाली जो एनर्जी है ये तो मोशन से डेवलप हो रही है, और अगर मोशन में नहीं है, वो मीन पर है, तब भी तो उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है ना, 0.01। और जब वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा तब कितनी हो जाएगी? 0.04. हाँ 0.04 हो जाएगी। ये इक्वेशन जो मैंने लिखा ये समझा सबको?
नहीं सर। नहीं समझा। ये मान लो ऐसे मोशन हो रहा है, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम पे क्या इसके पास पी मैक्स हो जाती है, Yes. और मीन पे कितनी होती है? Minimum. 0. आइडियली 0 होती है, लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में कुछ कई बार ऐसे भी हो सकता है कि जितनी भी हो मिनिमम है। अब मिनिमम कितनी है बताओ? 0.01. ये तो मिनिमम है। पार्टिकल मीन पे आ गया, देखो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तो मीन पे आ गया ना, तो इतनी एनर्जी है यहाँ। अब सोचो अगर वो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो कितनी हो जाएगी? 0.04. हाँ 0.04 होगी। तो वो जो एक्स्ट्रा और एनर्जी आएगी वो कहां से आएगी? यहीं से तो आएगी, हाफ के ए स्क्वायर। हाँ. अब समझा? Yes, sir. नहीं, वो जिन्होंने नहीं बोला था उनको समझा? नहीं समझा? यस सर समझा। तुम चाहो तो इसको काइनेटिक के समझा सर। पैटर्न में भी, हाँ ठीक है, तुम चाहो तो इसको काइनेटिक के पैटर्न में भी लिख सकते हो। एक काम करो, पी मैक्स हटा के टोटल लिख दो। अब मीन पर टोटल, टोटल मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी है? 0.04. 0.04 है, इतनी तो पोटेंशियल है। अब मीन पर काइनेटिक का मैक्सिमम वैल्यू लिखो। काइनेटिक का मैक्सिमम वैल्यू यही होता है ना? हाँ. आया ना? Yes sir. तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे मिलता है हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.03। सही है? Yes. समझो भाई, समझो। क्लियर? Yes sir. हाफ के ए का मतलब एम्पलीट्यूड, और हम कितना एम्पलीट्यूड ले रहे हैं ये देखो, हम कितना एम्पलीट्यूड ले रहे हैं? 20. into 10 to the power -3 हाँ. इज इक्वल टू 0.03। आई होप जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 150। अब वो तुम सॉल्व करके देख लो इसको, ठीक है? और ऐसा यूनिट लगेगा इसका। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है मेरा ख्याल है, जेई या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए कोई डाउट मत रखना इसमें। समझ में आई बात? अदरवाइज अपना इलस्ट्रेशन तो पूरा हो चुका है। सर और एक बार समझो। ये डायग्राम जरा अच्छे से दिमाग में बिठाओ, ठीक है? लेट मी टेक इट टू द न्यू पेज। आइडियली अपना जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। इसका मतलब मीन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी जाती है? 0. अब यहां जो अपने को ग्राफ दिया है ना वो ऐसा दिया है, तो मीन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, ऑलरेडी कितनी है? 0.01. और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 0.04. ठीक है, तो मुझे बताओ कि मैं पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन कैसे लिखूं? अगर मैंने ऐसे लिखा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स 0 होते ही पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी ना? Yes. तो मुझे ऐसा लिखना अलाउड नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? 0.01 प्लस. बराबर? समझा नहीं समझा? हाँ समझा। Yes sir. अब अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसी इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू लिख के बताओ, तो कैसे लिखूंगा? 0.01 plus half. प्लस हाफ के एक्स. एक्स का ये कर दूंगा मैं, सोच तू। Yes. हाँ. अरे हाँ या ना? हाँ Yes. हाँ अब ग्राफ को देख के बता कि पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है? 0.04. इज इक्वल टू 0.01 प्लस हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा 0.03। सही है? सही है। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है तब तक मैंने एम्पलीट्यूड कितना ले लिया? 20 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर, यानी कि 20 into 10 to the power -3 विच मीन 0.02। हाँ तो ये हो गया हाफ के 0.02 का मुझे यहाँ करना है स्क्वायर, और फिर ये 0.03, तो सॉल्व करके देख, इसका आंसर आ जाएगा 150। ठीक है?
तो ये हाँ। वैसे ही 2 क्वेश्चन जो मैंने लिए थे आपको, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मीन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, ये नेसेसरी नहीं है, इट मे और इट मे नॉट। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 होगी। ठीक, ओके, ठीक। चलिए, तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, तो आज यहाँ पे अपन रुक जाते हैं।